नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आज बात राष्ट्रवाद पर कांग्रेस के उस प्रहार की, उस दृष्टिकोण की। कांग्रेस के दो नेताओं की चर्चा हो रही है। एक नेता है मनीष तिवारी और दूसरे नेता है मणिशंकर अय्यर। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में 26/11 के मुंबई हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। अपनी पार्टी और उस दौरान अपनी सरकार के कदमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी पाकिस्तान के मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रधर्म पर चौंकाने वाली बातें दुनिया से साझा की हैं। वहीं एक बार फिर मणिशंकर अय्यर ने भारतीय सेना पर नई टिप्पणी करके अपनी ही पार्टी को नई झमेले में डाल दिया है। क्या कांग्रेस को विरोधियों की जरूरत नहीं, अपनी पार्टी के नेता ही लानत मलानत कराने के लिए काफी हैं? आखिर ग्रैंड ओल्ड पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? राहुल गांधी जिन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरे, उन्हीं मुद्दों पर उनकी पार्टी के नेता पलीता लगा रहे हैं। आज बात कांग्रेस के सेल्फ गोल की। सोनिया गांधी जी, हमारा प्रश्न है आपसे, ये अनुमति और खुली छूट भारत की वीर सेना को क्यों नहीं दी गई? किताब आने दीजिए, बाहर देख तो लें। किताब पढ़े बगैर आप चाहते हैं कि हम पूरी उस पे पोस्टमार्टम कर दें उस किताब का, वो संभव नहीं। आप इतना खर्च कर रहे हो अपने फौजों को और शक्तिशाली बनाने का, तो ऐसे करते हुए आप दुनिया को नष्ट करने में जितना निवेश कर रहे हो। 26/11 का जो हमला था, उसने कैसे भारत की सुरक्षा को तार-तार किया था। जो सार्थक कदम उठाने चाहिए थे उसका अभाव रहा और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ भी था। उस वक्त जिस तरह का एक्शन दिखना चाहिए था, वो एक्शन नहीं दिखा था। चलिए, मनीष जी ने सही बात कही है, देर आए दूसरा। तो आज का दिन चर्चा किसकी होनी और देखिए कांग्रेस के संकट की हो रही है। आखिर ये राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ नेताओं के जो बयान है वो आखिर आज सेल्फ गोल क्यों कहा जा रहा है। चाहे वो मनीष तिवारी की एक किताब हो जिससे 26/11 का बॉम्ब मुंबई हमले के बाद सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी मनमोहन सिंह को, इस बयान से मणिशंकर अय्यर इससे पहले भी कई बार हमेशा पाकिस्तान प्रेम को लेकर उनके बीजेपी हमला बोलती रही है। तीसरी तरफ अगर आप सलमान खुर्शीद के हिंदुत्व वाले बयान को और उनके हिंदुत्व के ज्ञान को देखें तो उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने सवाल खड़े किए कि ये भी एक बड़ा सेल्फ गोल है। और चौथी अगर आप देखें तो जिस तरह से राशिद की राम कथा है, राम को लेकर जिस तरह का उनका बयान है, उसको लेकर ये बवाल मचता रहा है। वैसे आज चर्चा इन बातों की हो रही है, लेकिन आज दिन उन वीरों का है जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये दिन उन वीरों का है जिन्होंने अपने पीछे शौर्य की एक ऐसी गाथा छोड़ी है जिसके सामने ये देश अपना सिर हमेशा नमन करता रहेगा। सोचिए, उनके लिए, उनके परिवारों के लिए, उनकी आत्मा के लिए कितना विचलित होने का दिन है जब वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह की सियासत को देखते हैं। और इसीलिए कुछ अनमोल लम्हे आपको दिखाते हैं, क्योंकि गलवान में अदम्य वीरता का परिचय देने वाले कर्नल संतोष बाबू को आज वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस ऐतिहासिक लम्हे के आप भी गवाह बनिए। शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता के लिए महावीर चक्र कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू, 16th बटालियन द बिहार रेजिमेंट, मरणोपरांत। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 16 बिहार के कमांडिंग ऑफिसर के पद पर तैनात कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू को शत्रु का सामना करने के लिए एक प्रेक्षण चौकी स्थापित करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया। कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू ने शत्रु का मुकाबला करते हुए असाधारण वीरता, अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता एवं अद्वितीय कर्तव्य परायणता का परिचय दिया एवं भारतीय सेनाओं की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कर्नल बिकुमाला संतोष बाबू की पत्नी श्रीमती बिकुमाला संतोषी एवं माता श्रीमती बिकुमाला मंजुला। अब
अदम्य साहस और वीरता का परिचय देने वाले शहीद कर्नल संतोष बाबू का कृतज्ञ ये राष्ट्र रहेगा। आपने देश के सैनिक की शौर्य गाथा को सुना। मुश्किल से मुश्किल हालात में कर्नल संतोष ने चीनी सैनिकों का दम निकाल दिया। एक अकेला सैनिक 100 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ा। ये सेना का शौर्य है। सोचिए अगर 26/11 हमले के बाद भारतीय सेना को खुली छूट मिली होती तो प्रतिशोध कितना करारा होता। पाकिस्तान और उसी पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों की कमर तोड़ने का पूरा मौका था, लेकिन इस मौके को तब की यूपीए सरकार ने कैसे गवा दिया, या यूपीए सरकार की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब देने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। ये सवाल आज कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी की किताब 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स से उठे हैं। अठारह सुरक्षा कर्मियों समेत 166 बेगुनाहों का कत्लेआम। ये वही जख्म है जो पाकिस्तान ने भारत को दिया था। 26/11 की 13वीं बरसी से ठीक पहले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की लॉन्च होने वाली नई किताब ने जख्मों को एक बार फिर कुरेद दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी नई किताब में 26/11 आतंकवादी हमले के बाद मनमोहन सरकार की नीति और नियत पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। किताब का जो पन्ना उन्होंने ट्वीट किया है उसका मजमून कुछ यूं है। एक ऐसा देश जिसे सैकड़ों निर्दोष लोगों का क्रूरता से नरसंहार करने का कोई पछतावा नहीं, उसके सामने संयम का परिचय ताकत का संकेत नहीं है, इसे कमजोरी की निशानी समझा जाता है। ऐसा वक्त आता है जब कार्रवाई शब्दों से ज्यादा बोलती है। 26/11 ऐसा ही वक्त था जब ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस कारण ये मेरी मानी हुई राय है कि भारत के 9/11 के बाद के दिनों में भारत को तीव्र जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी। मनीष तिवारी के मुताबिक 26/11 के बाद जैसा बड़ा और कड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। यानी कांग्रेस के कार्यकाल में देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई पर कंफ्यूजन था। करारा जवाब देने की बजाय सरकार ने कदम पीछे खींच लिए थे। बड़ी बात यह है कि मनीष तिवारी 26/11 जैसी आतंकवादी घटना को लेकर अपनी राय को निष्पक्ष और प्रामाणिक बता रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरी चौथी किताब जल्द बाजार में होगी। 10 फ्लैश पॉइंट्स 20 ईयर्स। ये किताब बीते 2 दशकों में भारत के सामने आई राष्ट्रीय सुरक्षा की हर बड़ी चुनौती का निष्पक्ष विश्लेषण करती है। मानो मनीष तिवारी ने बैठे बिठाए बीजेपी को थाली में नया मुद्दा सजा कर दे दिया, क्योंकि पाकिस्तान और राष्ट्रवाद वही मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती आई है। इधर 26/11 का जिक्र हुआ, उधर बीजेपी ने इसे कांग्रेस की नाकामी का कबूलनामा करार देते हुए बड़ा हमला बोला। आज स्पष्ट हो गया ये तथ्य, ये बात कि कांग्रेस की जो सरकार थी वो निठल्ली निकम्मी थी, लेकिन राष्ट्र सुरक्षा जैसे मुद्दे पर भारत की अखंडता की भी उनको चिंता नहीं थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। एक टिप्पणी हमारी ही सेना के तत्कालीन एयर चीफ मार्शल फाली होमी मेजर जी की मैं जरूर आपके समक्ष रखूंगा। उनका वक्तव्य है कि सर्जिकल स्ट्राइक वॉज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट एंड वी डिडंट मेक यूज ऑफ इट। ऐसा क्यों हुआ? सोनिया गांधी जी हमारी वीर सेना को, जिसका लोहा पूरे विश्व में हर कोई मानता है, यह अनुमति नहीं दी गई। अब बीजेपी, मनमोहन सरकार और मोदी सरकार का फर्क कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के विचारों को हथियार बनाकर समझा रही है। याद दिला रही है कि मोदी सरकार राष्ट्र के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करती, दुश्मनों के घर में घुसकर वार करती है। हमारे सपूत पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के अड्डे में
घुसकर मारते हैं। पहली सर्जिकल स्ट्राइक में हम जमीन से गए और जब दूसरा स्ट्राइक किया तो एयर स्ट्राइक करके हमने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस ने सेना को खुली छूट नहीं दी जैसे मोदी सरकार ने दी? क्या यूपीए की सरकार ने सेना के हाथ बांध रखे थे? मनीष तिवारी का किताब बम जैसे ही फूटा, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस अब यही कह रही है कि किताब को पढ़े बिना कोई टिप्पणी नहीं करेगी। कोई नेता अपनी निजी टिप्पणी करे, उस पे पार्टी अपना वक्तव्य दे, सफाई दे, मैं इसके पक्ष में कभी नहीं रहता। किताब आने दीजिए, बाहर देख तो लें। किताब पढ़े बगैर आप चाहते हैं कि हम पूरी उस पे पोस्टमार्टम कर दें उस किताब का, वो संभव नहीं। मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, मामला पाकिस्तान से जुड़ा है। वही पाकिस्तान जो आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है। तो क्या मनमोहन सरकार में इच्छा शक्ति की कमी थी? क्या सेना को बड़े एक्शन का ऑर्डर नहीं मिला? या फिर मनीष तिवारी का 26/11 को लेकर किया जा रहा नया दावा सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? दिल्ली में मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आज राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरती आई है, लेकिन कांग्रेस की नीति और नीयत पर सवाल भी खड़े कर रही है। बीजेपी को हमला करने के लिए मुद्दे भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा ही मिल रहे हैं। ऐसे ही एक मुद्दे पर इमरान खान की तारीफ करके सिद्धू ने बीजेपी को दिया है। On behalf of Prime Minister साहब, अरे ऑनर से पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long. ऑनर, थैंक यू, गॉड ब्लेस। कुछ ही दिन पहले सिद्धू जी ने कह दिया इमरान खान तो हमारा बड़ा भाई है। आज देश पूछ रहा है आपका बड़ा भाई इमरान खान है तो हम भारतीय क्या हैं? राहुल गांधी जी, हम पराए हैं, हम अपने नहीं हैं। जो सर्वोच्च बलिदान हमारे सैनिकों ने दिया, पुलिसकर्मियों ने दिया, एनएसजी कमांडोज ने दिया है, उनका बदला पाकिस्तान से लेने में आप असमर्थ क्यों रहे? क्या ऐसी मजबूरियां थी? क्यों बेवफा हो गए आप? ये जो संयम दिखाया है, हम इस पे प्रश्न उठाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम इस पे प्रश्न उठाते हैं। और ठीक है, ये पूरा भारत जानता है कि पॉलिसी पैरालिसिस, नीतियों पे फैसले लेने में लकवा मारा हुआ था आपको, ये हम जानते हैं। तो किताब मनीष तिवारी की हमला कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी करती हुई 26/11 मुंबई आतंकी हमला देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसा था। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तानी आतंकी कसाब जिंदा पकड़ा गया था, जबकि दूसरों को मौत के घाट उतार दिया गया था। सवाल बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कसूरी ने अपनी किताब में दावा किया था कि भारत 26/11 के हमले के बाद बदले की कार्रवाई करने की योजना बना चुका था। फिर युद्ध की बजाय हिंदुस्तान ने कूटनीतिक राह क्यों चुनी? छब्बीस नवंबर 2008 देश की आर्थिक राजधानी में आतंकवाद का सबसे खौफनाक चेहरा दिखा, क्योंकि फिदायीन आतंकी इस बार बेगुनाहों को बंधक बनाकर दहशतगर्दी का सबसे खौफनाक अध्याय लिख रहे थे। ये वही वक्त था जब हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर बदले की कार्रवाई करने के लिए जनता का जबरदस्त दबाव बन गया था। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, वो ऐसी बेनामी संपत्ति बन गई है जिसका कि नाम भी संकट के घेरे में आ गया है और काम तो संकट में था ही। जो चीजें
अभी उनकी पार्टी के लीडर कह रहे हैं, और एक ऐसी पार्टी जो कि इस समय जो है वो जिसका इतिहास दागी हो और वर्तमान बागी हो गया हो, तो निश्चित तौर से इस तरह की बातें सुनाई पड़ेंगी। 26/11 का जो हमला था उसने कैसे भारत की सुरक्षा को तार-तार किया था, और उससे निपटने के लिए जो सार्थक कदम उठाने चाहिए थे उसका अभाव रहा, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ भी था। राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति को लेकर मनीष तिवारी की किताब भी अपनी ही पार्टी पर गंभीर सवाल उठाती दिख रही है। सवाल यही है कि मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक से दुश्मन को जवाब दिया, तो यूपीए सरकार ने अपने वक्त में ऐसा क्यों नहीं किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक 26/11 के सिर्फ 24 घंटे के बाद यानी 28 नवंबर को पीएमओ में अहम बैठक रखी गई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में होने वाली उस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन, रक्षा मंत्री A.K. एंटनी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ के अलावा नौसेना और वायुसेना के प्रमुख भी मौजूद थे। सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर उस समय दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर होने के चलते देश से बाहर थे। उनकी जगह सेना के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल मिलन नायडू बैठक में शिरकत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान से निपटने के लिए गुप्तचर विभाग के प्रमुखों से उनकी राय मांगी। उस मीटिंग में मौजूद अफसरों का कहना है कि उस समय तक सेना का विकल्प अब भी विचारणीय था। दूसरी मीटिंग 2 दिसंबर को हुई। उस बैठक में कार्रवाई को लेकर कई विकल्प सरकार को सुझाए गए थे। मीटिंग में सुझाए गए विकल्प ऐसे थे जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच 5वां युद्ध छिड़ सकता था, यानी युद्ध का खतरा हर विकल्प के साथ जुड़ा हुआ था। बड़ी बात यह है कि बदले की कार्रवाई को लेकर सुझाए गए सभी विकल्पों में बस एक ही बात कही गई थी, लश्कर-ए-तैयबा को मजा चखाना। इसी संगठन ने मुंबई हमले की साजिश रची थी। सुझाए गए विकल्पों में विशेष बलों के मिशन, गुप्त हमले, वायुसेना की ओर से आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंपों पर हमले के अलावा पाकिस्तान के साथ सीमित दायरे में युद्ध छेड़ना तक शामिल था। सुझाए गए विकल्पों में कई चुनौतियां थी। भारतीय सेना के एक्शन का मतलब था पाकिस्तान की तरफ से होने वाली जवाबी कार्रवाई, और ये कार्रवाई दोनों मुल्कों के बीच युद्ध छेड़ सकती थी। चौंकाने वाली बात यह है कि जवाबी कार्रवाई के लिए भारत के पास प्लान तो था, लेकिन उसके हकीकत में बदलने की क्षमता नहीं थी। यानी ना तो इच्छा शक्ति थी और ना ही एयर स्ट्राइक जैसे विकल्पों के लिए आतंकवादी ट्रेनिंग कैंपों के ठिकानों की सही जानकारी थी। आज मनीष तिवारी की किताब वाले विवाद के बाद डिफेंस एक्सपर्ट इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं, सुनिए। ये कहना गलत होगा कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सच्चाई तो ये है कि कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, ठोस हो या ठोस ना हो। तो कार्रवाई जब होती नहीं है तो ये कहना कि वो कार्रवाई ठोस थी या नहीं थी, वो मैं समझता हूँ वो इस प्रकार से सही नहीं है। बिल्कुल उसी माफिक होना चाहिए था जिस माफिक अमेरिका ने किया 9/11 के बाद में, या जिस माफिक इजराइल करता है, या जिस माफिक मोदी सरकार ने किया पुलवामा के बाद में और उरी के बाद में। हमको भी लार्ज स्केल सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए थी और पाकिस्तान को साफ तौर पर दर्शाना चाहिए था कि हिंदुस्तान कतई इस माफी के हादसों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस प्रकार से तत्कालीन यूपीए की सरकार ने नियंत्रण दर्शाया, वो एक सक्षम देश की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि एक कमजोरी दिखाता है। हमने अपनी ताकत दिखाने के जगह अपनी कमजोरी का प्रदर्शन किया। फली मेजर ने भी इससे पहले कहा था कि उन्होंने एयरफोर्स की तरफ से प्रस्ताव रखा था कि अगर सरकार चाहे तो सक्षम भारत और सक्षम एयरफोर्स टारगेट एंगेज करने की पूरी काबिलियत रखती है, लेकिन तत्कालीन यूपीए की सरकार ने उसे ठुकरा दिया। डिफेंस एक्सपर्ट इसे पॉलिटिकल विल के चश्मे से देख रहे हैं, यानी तत्कालीन सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मनीष तिवारी ने उठाए हैं और बीजेपी उठाती रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह और सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने अपनी ही पार्टी पर 26/11 वाला बम गिराया, तो दूसरी तरफ एक बार फिर मैदान में सेल्फ गोल के लिए मणिशंकर अय्यर ने मोर्चा संभाला है। देखिए, आप खर्च कर रहे हो,
जैसे ही चुनावी मौसम आया वैसे ही कांग्रेस में सेल्फ गोल के सबसे बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर गए। नाम तो आप जानते ही होंगे, मणिशंकर अय्यर। किसी परिचय के मोहताज नहीं। यकीन मानिए, जब जब मणिशंकर अपनी जुबान खोलते हैं, कांग्रेस के लिए नई मुसीबत का द्वार अपने आप खुल जाता है। इस बार विदेश मुल्कों से रिश्तों की व्याख्या करते हुए मणिशंकर ने कांग्रेस के गले में नए विवाद की घंटी बांधी है। नेहरू और मोदी सरकार का फर्क ऐसा समझाया कि कांग्रेस को फंसा दिया। आप इतना खर्च कर रहे हो अपने फौजों को और शक्तिशाली बनाने का, तो ऐसे करते हुए आप दुनिया को नष्ट करने में जितना निवेश कर रहे हो उसको आप पढ़ाई में या सेहत के लिए या पोषण के लिए आप खर्च करते। किसी जमाने में कांग्रेस के मणि रहे अय्यर अब कांग्रेस के लिए बड़ी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते हैं। कंगना राणौत को 2014 के बाद मुल्क में आजादी दिखी तो मणिशंकर अय्यर 2014 के बाद भारत को अमेरिकी गुलाम के तौर पर देख रहे हैं। अब पिछले 7 साल में हम देख रहे हैं कि गुटनिरपेक्षता की तो बात ही नहीं होती है, कि शांति की बात ही नहीं होती है, कि अमेरिकनों के गुलाम बनकर बैठे हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ। किससे बचाओ? वो कहते हैं कि चीन से बचो। कहें कि लेकिन चीन के सबसे करीब के दोस्त तो आप ही हो। तो वो हो, लेकिन हमारा तब भी कुछ प्रतियोग चलेगा। मणिशंकर जी बयान देते रहते हैं, फॉरेन सर्विस में रहे हैं, और वो पहले बताएं कि वो जब कांग्रेस में थे और कांग्रेस में हैं भी तो किसकी गुलामी कर रही थी कांग्रेस। हम सिर्फ इस देश को, भारत माता को की गुलामी करते हैं और किसी और मुल्क की गुलामी किसी भारतीय को स्वीकार नहीं। इसे संयोग कहें या कोई प्रयोग, चुनाव और मणिशंकर के विवादित बोल दोनों का चोली दामन का साथ है। तभी तो 5 राज्यों के चुनाव से पहले दिल्ली के एक सेमिनार में अपने ही मुल्क को अमेरिकी गुलाम नहीं कहा, बल्कि भारत की तुलना डरे हुए खरगोश से कर दी। डर के मारे मत रहो कि कोई न कोई आएगा और हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, और इसलिए हमें जैसे खरगोश होता है ना, गाड़ी की हेडलाइट्स में आ जाए तो जानता नहीं है कि हम इस तरफ भागे उस तरफ भागे, झिझक में रहता है और डर में रहता है। यही आज चल रहा है। हेडलाइट्स तो 2 हैं, एक चीन एक पाकिस्तान, और इनको बढ़ावा देकर हम खरगोश जैसे बैठे हैं और अमेरिकनों के साथ जुड़ चुके हैं, और जो गुटनिरपेक्षता की बात करते थे उस जमाने में, उसको हम भूल गए। मणिशंकर अय्यर सेल्फ गोल के मास्टर हैं, लिहाजा कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ने में भलाई समझी। वैसे मणिशंकर अय्यर का ट्रैक रिकॉर्ड गजब का है। टाइमलाइन देखें तो चुनाव में ही सक्रिय नजर आते हैं। कुछ दिन पहले ही मुगलों पर अपने ज्ञान की गंगा बहाकर विरोधियों को कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया था। सवाल यही है कि आखिर मणिशंकर अय्यर चुनाव से पहले ऐसा क्यों बोलते हैं जो कांग्रेस पर ही भारी पड़ जाता है। आज तक ब्यूरो। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नेताओं में भी ना जाने किस कारण से सेल्फ गोल यानी आत्मघाती गोल मारने की होड़ सी लग गई है। 2014 से लेकर अब तक कांग्रेस के नेता हैं कि सेल्फ गोल से सबक लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी में कुछ नेताओं का सेल्फ गोल करने का रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर नाम आता है मणिशंकर अय्यर का। 2014 से लेकर अब तक मणिशंकर के बयान चुनाव से पहले बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। याद कीजिए, 2014 में मोदी को टिप्पणी करके बीजेपी को मणिशंकर ने एक बड़ा हथियार दे दिया था। आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। ये चेहरा भी आपको याद होगा। 2014 से पहले कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने सिख दंगों पर टिप्पणी की। दरअसल पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा था,
1984 में हुआ तो हुआ। यही टिप्पणी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनी, यानी कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल साबित हुई। वैसे ही 2019 चुनाव से पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया था। यही नहीं, दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी ओसामा बिन लादेन के नाम के आगे जी लगाकर भी दिग्विजय सिंह ने पार्टी की खूब किरकिरी कराई थी। 2022 में 5 राज्यों में चुनाव है, कांग्रेस की अग्नि परीक्षा है। लेकिन उससे पहले ही सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में आतंकी संगठन बोको हराम और ISIS से हिंदुत्व की तुलना को भी सेल्फ गोल माना जा रहा है। इसने तो साबित कर दिया है उस बात को जो मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, हिंदू धर्म ये नहीं है। और जो लोग धर्म का विरोध करते हैं, धर्म का दुरुपयोग करते हैं और वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, हम ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने आज दिखा दिया कि ऐसा ही करते हैं। आज दिखा दिया तो मेरी बात तो साबित हो गई ना। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के जय श्री राम नारे पर दिए गए बयान पर भी सियासी संग्राम छिड़ गया था। राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय होशियार रहने की जरूरत है। आप नेताओं के बयान की टाइमिंग देखें, विरोधियों को छोड़िए, पार्टी के नेता ही सेल्फ गोल करके कांग्रेस को हाशिए पर ढकेलने में पीछे नहीं रहते। साफ है, कांग्रेस के नेता अपनी फितरत से सुधरने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी विकास की उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, सालों से जिस जेवर एयरपोर्ट के बारे में सुनते आ रहे थे, अब उसका शिलान्यास होने जा रहा है, यानी जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन होने वाला है। 25 नवंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने जा रहे हैं और सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट को यूपी के विकास का सबसे बड़ा और हाईटेक रनवे बता रहे हैं। कैसा होगा जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? कब तक उड़ेगी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान? जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खूबियां क्या क्या हैं? जेवर एयरपोर्ट पर एक साथ कितने प्लेन खड़े हो सकते हैं? पच्चीस नवंबर के लिए क्या है जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तैयारी? पच्चीस नवंबर को मोदी और योगी की महारैली का मेगा प्लान क्या है? पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कैसे बना जेवर एयरपोर्ट? जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यकीन मानिए, जिस तरह से इस एयरपोर्ट का बनाने का प्लान है, सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश के विकास में भी जेवर एयरपोर्ट अपनी छाप छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। इस एयरपोर्ट की क्या क्या खासियतें हैं, कितनी लागत है, कितने एरिया में जेवर एयरपोर्ट विकसित होने जा रहा है और कब तक ये एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा, पहली फ्लाइट जेवर एयरपोर्ट से कब उड़ेगी, आइए देखते हैं। सपना सांचे में ढल चुका है। जी हां, ये जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट लुक है। एकदम हाईटेक, हर सुविधा से लैस विकास का सबसे बड़ा मॉडल। जी हां, यूपी में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है और इसकी भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस वक्त नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इसीलिए जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए भव्य और दिव्य तैयारियां की गई हैं।
आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या है 25 नवंबर के लिए मोदी और योगी का जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर मेगा प्लान। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि जेवर एयरपोर्ट पर देश और दुनिया की निगाहें क्यों लगी हुई हैं। क्यों जेवर एयरपोर्ट को विकास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। दरअसल 25 साल बाद जेवर एयरपोर्ट का सपना साकार होने जाना है। अभी तक ये कागजों पर ही मौजूद था, लेकिन 25 नवंबर को जब प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे तब क्या कुछ खासियत इस एयरपोर्ट की होगी ये डिटेल में मालूम चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल इसका एक प्रारूप एक मॉडल के जरिए हम आपको दिखा देते हैं। 3 फेजेस में दरअसल इस एयरपोर्ट को तैयार किया जाएगा। पहला फेज जिसमें 2 रनवे पट्टी यानी कि 2 एयर स्ट्रिप्स और बाकी 2 फेजेस में 3-3 रनवे पट्टी बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर 6 रनवे पट्टी, जिसके लिए 6200 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। अभी तक ये जमीन अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। ये कहा जा रहा है कि 4 एक्सप्रेस वे से इसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी, यहाँ तक कि फ्रेट कॉरिडोर से इसे जोड़ा जाएगा और लगभग 50,000 लोगों को इससे रोजगार मिल सकेगा आने वाले वक्त में। जैसे ही जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होगा, इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर होगा जहां 70 किलोमीटर की रेंज में 3 एयरपोर्ट होंगे। इनमें 2 इंटरनेशनल होंगे। दिल्ली और जेवर के अलावा तीसरा एयरपोर्ट गाजियाबाद का हिंडन है। लेकिन इनमें जेवर एयरपोर्ट सबसे खास क्यों है, आइए देखते हैं। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट पर 5 रनवे होंगे, 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी। पश्चिमी यूपी के 30 जिले सीधे एयरपोर्ट से जुड़ेंगे। जेवर एयरपोर्ट के बन जाने से दिल्ली एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कम हो जाएगा। 35,000 यात्री दिल्ली से नोएडा एयरपोर्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा दूसरा और बेंगलोर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तीसरे स्थान पर है। लेकिन अब क्षेत्रफल के नजरिए से यूपी का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में सबसे बड़ा होगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में 29,650 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। यहाँ पर एक साथ 186 विमान खड़े हो सकेंगे। जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट सितंबर 2024 में उड़ेगी। जेवर एयरपोर्ट 5,845 हेक्टेयर जमीन पर बन रहा है। हालांकि पहले चरण में इसका निर्माण 1334 हेक्टेयर जमीन पर होगा। फर्स्ट फेज में यहाँ 2 यात्री टर्मिनल और 2 रनवे बनाए जाएंगे। बाद में यहाँ कुल 5 रनवे बनेंगे। एयर ट्रैफिक बढ़ने पर इससे अधिक रनवे बनाए जा सकते हैं। इस हवाई अड्डे की क्षमता फिलहाल सालाना 9 करोड़ यात्रियों की होगी, जिसके साल 2050 तक 20 करोड़ होने का अनुमान है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये एक रेप्लिका है इस पूरे एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट की। हमारे साथ यहाँ के विधायक धीरेन्द्र सिंह हैं, जिन्होंने काफ़ी मशक्कत की है यहाँ के किसानों को मनाने में इस एयरपोर्ट के भूमि अधिग्रहण के लिए। सब ये जो रेप्लिका दिख रहा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, इससे इस पूरे इलाके का कितना बड़ा कायाकल्प होगा? यह तो गेम चेंजर है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा इस क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि मैं कहूँगा प्रदेश के साथ साथ पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए। चूंकि इस एयरपोर्ट की घोषणा के बाद में जिस तरीके से औद्योगिक गतिविधियां इस क्षेत्र में बढ़ी हैं और लोगों ने अपना निवेश करने के लिए वो अंतर्राष्ट्रीय निवेश और इसे पसंदीदा जगह के रूप में चुना है, तो यह आने वाला समय प्रदेश की आर्थिक राजधानी जेवर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। और देश के आर्थिक विकास की भी जो पहिया है वो जेवर के माध्यम से कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा या घूमेगा, चूंकि यहाँ इतने बड़े बड़े उद्योग धंधे लगने जा रहे हैं। और कनेक्टिविटी जिस तरीके से इस एयरपोर्ट को दी जा रही है, वो लॉजिस्टिक हब हो या कार्गो हो या फिर हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में इसका विकास हो, मथुरा और आगरा तक, वृंदावन तक, कुल मिलाकर ये दुनिया का एक ऐसी जगह बनने जा रही है जहां पौराणिक महत्व के स्थान हैं, धार्मिक महत्व के स्थान हैं, ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कि प्रतिभाओं को एक अच्छा मंच देने के लिए फिल्म सिटी को भी उत्तर प्रदेश सरकार मंजूरी दे चुकी है। वो भी जेवर एयरपोर्ट के पास बनने जा रहा है। तो ये गेम चेंजर है पूरा इस क्षेत्र के लिए। जेवर एयरपोर्ट के साथ ही यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हो जाएंगे। अभी तक वाराणसी और लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। अयोध्या और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द ही तैयार हो जाएंगे।
जब जेवर एयरपोर्ट अपने पूरे क्षेत्रफल पर विकसित होगा, तब फ्लोरिडा के ऑरलैंडो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पछाड़कर दुनिया के चौथे बड़े हवाई अड्डे की सूची में अपना स्थान बना चुका होगा। फिर बिग 5 एयरपोर्ट की लिस्ट से डुल्लस एयरपोर्ट का नाम बाहर हो जाएगा। नेहा बाथम के साथ अभिषेक आनंद, जेवर आज तक। तो जेवर एयरपोर्ट की इस चकाचौंध का सभी को इंतजार है, लेकिन हम जरा आपको बता दें कि क्या कुछ होगा जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह के प्रावधान किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी चर्चा है और योगी कह रहे हैं सबसे हाईटेक इसका रनवे होगा। एयरपोर्ट में जो मुख्य रास्ता है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशनल सेंटर, यानी अलग अलग, चाहे वो मेट्रो हो चाहे वो अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इन सबसे उसे जोड़ा जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें वीवीआईपी टर्मिनल भी होगा, नॉर्थ रनवे, साउथ रनवे, एयरपोर्ट का एक होटल भी होगा बड़ा सा। इसी के साथ मेट्रो और हाई स्पीड रेलवे स्टेशन से इसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी यहां से अगर आपको दिल्ली के लिए आना है, कहीं के लिए जाना है, तो उसके जरिए आप नोएडा पहुंचना है तो आप वहां से पहुंच सकते हैं। पैसेंजर टर्मिनल है, एयरपोर्ट एक रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग बिल्डिंग भी इसमें उसका प्रावधान किया गया है, एटीसी टार होगा, कार्गो लॉजिस्टिक्स का भी खास ख्याल इसमें रखा जाएगा, एमआरओ जोन भी, सेंट्रल किचन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड, ये सब कुछ यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। तो ये सभी चीजें इसमें होंगी। लेकिन अब आइए आपको दिखा देते हैं, बस चंद घंटे का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 25 नवंबर को इस जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के लिए पहुंचने वाले हैं। वहां पर वो उस मंच से जाहिर तौर पर ये एयरपोर्ट कैसा होगा, कैसे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के लिए विकास का ये रनवे बनेगा, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन इसी के साथ बीजेपी ये दावा कर रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी रैली होगी। यानी समझ लीजिए, विकास के इस मॉडल के साथ बिसात एयरपोर्ट का जरूर है, लेकिन चुनावी मामला बन जाएगा। ये जेवर की जमीन पर सबसे बड़े एयरपोर्ट के सबसे दिव्य भूमि पूजन की तैयारियों की तस्वीरें हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे हैं, क्योंकि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। एमआरओ के साथ ही यहीं पर हम लोग यमुना अथॉरिटी में ये जो एयरपोर्ट है हमारा ज्वाइंट वेंचर है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार का इसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और इस एयरपोर्ट को का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी संजीदगी से लगे हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े तमाम अधिकारियों से सीएम योगी समय समय पर फीडबैक लेते रहे हैं। कहा जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट पीएम मोदी के उस सपने की एक कड़ी साबित होगा जब उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकेंगे। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। इसे पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है और विकास के लिहाज से भी निर्णायक कहा जा रहा है। इसलिए जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन को भव्य बनाने के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जेवर एयरपोर्ट की जमीन पर पीएम मोदी की एक विशाल रैली भी है। बीजेपी दावा कर रही है कि पश्चिमी यूपी की ये सबसे बड़ी रैली होगी। स्टेज पूरी तरह से तैयार हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ये जेवर इलाका है और यहां से वो रैली करेंगे। यूपी में चुनाव है और पश्चिमी यूपी की अहमियत किसान आंदोलन के बाद बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसे में जेवर एयरपोर्ट की भूमि पूजन के साथ साथ मोदी और योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी अपने विकास की उड़ान दिखाने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस रैली में 2.5 लाख के करीब लोग शामिल हो सकते हैं। इस खास रैली के लिए 12 लाख स्क्वायर फीट का टेंट बनाया गया है,
जिसमें 12 फीट ऊंचा स्टेज भी बनाया गया है। इस स्टेज पर कई एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। उन पर जेवर एयरपोर्ट के 3D वीडियो चलाए जाएंगे। वैसे तो ये टेंट सिर्फ पीएम की रैली के लिए है। टेंट के पीछे ही एक और जगह जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तैयारी है। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा भी चाक चौबंद है। इसमें 5000 पुलिसकर्मी, पीएससी, आरएएफ और पैरामिलिट्री की 25 से ज्यादा कंपनियां तैनात की गई हैं। चुनावी परिप्रेक्ष्य से ये इवेंट कितना अहम रहने वाला है, सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए इसे एक अहम केंद्र माना जाएगा। ये जेवर एयरपोर्ट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका शिलान्यास करने वाले हैं 25 नवंबर को, दरअसल पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई आसपास के जिलों की भी कनेक्टिविटी को बेहतर करने वाला है। डोमेस्टिक एयरलाइंस, इंटरनेशनल एयरलाइंस, हर लिहाज से ये एयरपोर्ट एक वैश्विक पटल को उत्तर प्रदेश को पहुंचाएगा। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पेट्रोल पंप पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने बिना कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के वाहन धारकों को पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। अगर पेट्रोल पंप मालिक प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करता है तो पेट्रोल पंप सील किया जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट में इसी के साथ इतना ही।